अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मौलानाओं ने असीम मुनीर को चारों तरफ से घेर लिया है। सीडीएफ बनने के बाद से ही असीम मुनीर तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम और विपक्ष के लीडर्स को परेशान करने वाले बेतुके फैसले ले रहे हैं और इस तानाशाही के चक्कर में वो अपनों के निशाने पर आ गए हैं। मुनीर ने कुछ दिन पहले काबुल पर हवाई हमले करवाए थे और तालिबान से दुश्मनी मोल ली थी। अब तालिबान ने पाकिस्तानी उलेमाओं के साथ मिलकर मजहब वाला ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिससे बाहर निकल पाना मुनीर के लिए मुश्किल है। मजहब वाला चक्रव्यूह, मजहब के नाम पर ही मुनीर भड़का भी रहे हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था। अब उसी चक्रव्यूह में फंस गए। मुनीर को शक्तिविहीन करने के लिए तालिबान ने बड़ी तैयारी कर ली और इसके संकेत इस्लामाबाद और काबुल से मिलने लगे। मुनीर की फिक्र बढ़ाने वाली इस खबर को डिकोड करेंगे। पहले देखते हैं इस मजहबी चक्रव्यूह के चार मुख्य किरदार। पहले नंबर पर है सिराजुद्दीन हक्कानी, तालिबान के खलीफा और अफगानिस्तान के गृह मंत्री। दूसरे नंबर पर है मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान की सियासी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम फजल के प्रमुख, एक जमाने में पाकिस्तान के लीडर ऑफ अपोजिशन। तीसरे नंबर पर है मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी, पाकिस्तान के उलेमा में इनका बड़ा नाम है। और चौथे नंबर पर है अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा। कहा जा रहा है कि मुनीर के खिलाफ यह चक्रव्यूह इन्होंने ही बनवाया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को इन चारों ने चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल रविवार शाम काबुल में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता तालिबानी शासन के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने की, जिसका किसी वक्त में अमेरिका की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में भी नाम था। उसी सूची से बाद में इनका नाम जो है वो हटा दिया गया। काबुल में हुई इस मीटिंग में हक्कानी ने कहा कि हम उन सभी पाकिस्तानी उलेमा और पार्टियों का दिल से आभार जताते हैं जो हाल ही में कराची में जमा हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी ने अफगानिस्तान के लिए अच्छी सोच दिखाई थी, पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का खुलकर विरोध किया, अपनी सरकार को काबुल से रिश्ते सुधारने और शांति बनाए रखने की सलाह दी थी। दरअसल JUIF पार्टी के लीडर और मौलाना डीजल के नाम से मशहूर फजलुर रहमान ने 23 दिसंबर को कराची के लियारी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी भी वहां मौजूद थे। वहां फजलुर रहमान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। कहा कि अगर काबुल में मुनीर का बम बरसाना जायज है तो फिर मुरीद के और बहावलपुर में भारत के हमले भी जायज हैं। उनके इसी बयान ने मुनीर को घायल किया और तालिबानी लीडर्स का दिल जीत लिया। मुनीर को इसके बाद आनन फानन में नई टॉर्चर पॉलिसी लानी पड़ी। कहना पड़ा था कि देश विरोधी बातें करने वाले लोग गद्दार माने जाएंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान मुनीर की इन धमकियों से नहीं डरे। तालिबानी लीडर हक्कानी की तारीफों के बाद से वो अब और ज्यादा हमलावर है। मुनीर को एक बार फिर से काबुल में बम ना बरसाने की चुभने वाली नसीहत दी है। यानी मुनीर अब घर में ही गिर चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रंट है। मुनीर कई और जगह कई और फ्रंट पर भी गिरे हुए हैं। लेकिन पहले तालिबान की ओर से मुनीर को मिले इस मजहबी दर्द पर यह न्यूज रही। घर हो या बाहर, मुनीर हर मोर्चे पर विफल हुए हैं। गाजा को लेकर मुनीर अमेरिका के सामने भी फंस चुके हैं। मुनीर ने भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद अमेरिका का दौरा किया था। व्हाइट हाउस जाकर ट्रंप से मुलाकात की थी। ट्रंप से हमास के विरोध पाकिस्तानी सेना भेजने का वादा किया था। कहा था कि पाकिस्तानी सेना गाजा में ISF का हिस्सा बनेगी। ISF ट्रंप की गाजा शांति योजना का हिस्सा है, जिसके तहत हमास को निहत्ता करना लक्ष्य है। हमास से हथियार छीनने होंगे, हमास की सुरंगों को नष्ट करना होगा। मुनीर का यह वादा अब उनके गले की हड्डी बन चुका है। न निगलते बन रहा है, न घुलते बन रहा है, क्योंकि कई मुस्लिम और अरब देश मुनीर के गाजा में सेना भेजने के फैसले का विरोध कर चुके हैं। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में सेना भेजने पर आपत्ति जताई है। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में ही लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के कई मौलानाओं ने इस कदम को इस्लाम विरोधी बताया। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। 2 महीने पहले फिलिस्तीन के समर्थन में हुए आंदोलन में कई लोगों की जान चली गई।
पाकिस्तानी सेना में भी गाजा में सैनिक भेजने पर दो फाड़ हो चुका है। मुनीर के लिए बड़ा संकट है और इसके साथ ही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक नया बयान देकर उन्हें मुश्किलों में और डाल दिया है। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी सेना को गाजा में नहीं भेजेगा। पाक सेना हमास को हथियार विहीन करने में के काम में हिस्सा नहीं लेगी। गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने के लिए पाकिस्तान तैयार है। हम हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेंगे। एक तरफ ट्रंप से मुनीर का वादा तो दूसरी तरफ इशाक डार का यह कह देना कि पाकिस्तान गाजा पर अमेरिका को धोखा देने वाला है, मुनीर की परेशानी को बढ़ा सकता है। मुनीर सीधे ट्रंप के टारगेट पर आ सकते हैं। वैसे डार के एक और बयान से मुनीर की फजीहत बहुत हो रही है। इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर पर जो सच कबूला है वो मुनीर को कभी पसंद नहीं आएगा। उन्होंने माना है कि भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे, जबकि राष्ट्रपति जरदारी ने कबूला है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उनके सामने भी बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। यह बात भी पूरी दुनिया जानती है कि मुनीर खुद उस समय बंकर में जाकर छिप गए थे। और अब यह साफ है कि मुनीर बाहर भले ही कितनी डींगे क्यों ना हाँकते हों, लेकिन भारत के हमलों से वो, उनकी फौज, पाकिस्तान सरकार और अवाम कांप उठी थी। बंकर में छुपने के लिए ही तो हसीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारूद के ढेर पर बैठे ताइवान स्ट्रेट की। एक बार फिर ताइवान को लेकर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या नए साल की शुरुआत चीन और ताइवान के युद्ध से होगी? देखिए, पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन ताइवान पर 2027 में हमला करेगा, लेकिन अभी के हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नए साल के काउंटडाउन के साथ ही चीन ने सबसे बड़ा मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दिया है। अमेरिका की ताइवान के साथ 11 अरब डॉलर के हथियार डील के जवाब में चीन ने ताकत दिखाते हुए ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। इस एक्सरसाइज का नाम रखा है जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस, ये वर्ड समझिए, न्याय। चीन अपने आप को पेडेस्टल पर रखकर न्याय की बात कर रहा है, क्योंकि उसके अनुसार न्याय तभी होगा जब ताइवान चीन में पूरी तरह मिल जाएगा। आज सुबह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स यानी चीन ने एक साथ अपनी चारों ताकत मैदान में उतार दी। लेकिन ताइवान ने भी चीन से आर पार की तैयारी कर ली है। उसके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अलर्ट मोड में हैं। आखिर कैसे ताइवान स्ट्रेट में बारूदी बवंडर उठा है और क्या 2026 में चीन ताइवान में भयंकर युद्ध होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखें। एशिया की जमीन हिल रही, समंदर उबल रहा है। इस बार ताइवान सीधे चीन से युद्ध की तहलीज पर खड़ा है। ताइवान स्ट्रेट में आग सुलग रही है। एक चिंगारी पूरे एशिया को झुलसा सकती है। क्या 2026 चीन ताइवान के बीच भीषण युद्ध का साल बनेगा? इसकी वजह है ये तस्वीरें। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर दिया है। साल 2022 के बाद ये चीन की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज है और चीन ने इसे नाम दिया है जस्टिस मिशन 2025। दावा किया जा रहा है कि ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं, बल्कि ताइवान पर हमले से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ईस्टर्न थिएटर कमांड सुबह से ताइवान पर बिना गोली चलाए टूट पड़ा है। आर्मी मैदान में, नेवी समंदर में, एयरफोर्स आसमान में और रॉकेट फोर्स की उंगलियां ट्रिगर पर है। अब इस तस्वीर को देखिए। चीन के जहाजों ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और चीनी जनरल इसका मतलब भी समझा रहे हैं। ताइवान को अमेरिका की तरफ से 11 बिलियन डॉलर के हथियारों की मदद और जापान की प्रधानमंत्री के ताइवान के समर्थन में बयान देने के बाद चीन भड़का हुआ है। ताइवान के पास चीन के 89 फाइटर जेट, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैनात हो गए हैं। समंदर में सबमरीन, 14 वॉरशिप और 14 कोस्ट गार्ड बोट भी तैनात हैं। चीन के किलर ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हमले के लिए तैयार हैं। चीन ने 30 दिसंबर को 10 घंटे के लिए समुद्री और हवाई मार्ग पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने ताइवान के पास 7 मिलिट्री जोन घोषित कर दिए हैं। चीन ने ताइवान की लाइफलाइन कहे जाने वाले कीलुंग पोर्ट और काओ हिसयुंग पोर्ट को भी घेर लिया है।
अगर असली युद्ध हुआ तो ताइवान का दम 48 से 72 घंटे में घुट सकता है। चीन की इन तैयारियों से ताइवान भड़का हुआ है। समंदर में ताइवान के वॉरशिप और आसमान में फाइटर जेट्स ने युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया है, तो वहीं सड़कों पर ताइवान के टैंक्स भी गड़गड़ा रहे हैं। चीन की वॉर एक्सरसाइज पर ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया। एक बयान में ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, जवाबी अभ्यास किया जा रहा है। द्वीप की रक्षा के लिए सेनाएं हाई अलर्ट पर है। चीन की हरकतों से साफ है कि वो एक आक्रामक देश है और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना साफ है कि ताइवान स्ट्रेट में आग सुलग चुकी और दुनिया सांसें रोककर इसे देख रही है। सवाल है कि क्या नए साल पर चीन ताइवान में भीषण युद्ध होगा? और आप सभी लोग जरा स्टैंड बाय पर रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रूस से। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर बड़े हमले की कोशिश की गई है। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर दागे करीब 100 ड्रोन। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन्स मार गिराए हैं और यह हमला तब हुआ है जब जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है। यह हमला तब हुआ है जब 48 घंटे पहले कीव को रूस ने दहला दिया था। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन्स मार गिराए। और ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब कल फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच लंबी मीटिंग हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की को कई बार जलील भी किया, वैसे वो भी पब्लिकली, लेकिन इस मीटिंग में क्या कुछ निकला है, कुछ हासिल हुआ भी है या नहीं, ये रिजल्ट 0 है। देखिए, जेलेंस्की ने कहा है कि शांति वार्ता के 90% बिंदुओं पर सहमति बन गई है। जेलेंस्की और ट्रंप भले ही काफी हद तक सहमत दिख रहे हैं, लेकिन जब ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया तो उधर से जवाब आया डोनबास। पुतिन अड़े हुए हैं कि वो डोनबास नहीं छोड़ेंगे। पुतिन ने अपने तेवर का ट्रेलर भी दिखा दिया है। रूस ने करीब 19% यूक्रेनी धरती पर अपना कब्जा जमा लिया है। अगर डोनबास के बदले रूस बाकी जमीन छोड़ने पर सहमत होता है तब भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मरियोपोल और बर्दियांस्क जैसे बड़े व्यापारिक बंदरगाह रूस के हिस्से में चले गए। यानी सुई का कांटा वहीं अटका हुआ दिख रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जब फ्लोरिडा में ट्रंप के घर पहुंचे तो एक उम्मीद जगी। उम्मीद ये कि यूक्रेन की धरती पर बारूदी बरसात थम जाएगी, तोपे, टैंक और फाइटर जेट गरजना बंद कर देंगे। लेकिन फिलहाल ना रूस रुक रहा है और ना ही यूक्रेन। शांति समझौते पर बातचीत के दौरान ही यूक्रेन ने क्रास्नोदर क्राय में रूस के सैन्य ठिकानों को ड्रोन निशाना बनाया। माइकोप के पास खांस्काया एयरफील्ड पर अटैक किया। एयरफील्ड के रनवे के दक्षिण पूर्व में विस्फोट के बाद आग की लपटें देखी गई। रूस के तवेर में भी यूक्रेन के ड्रोन्स का कहर देखने को मिला। तोड़झोंक के रिहायशी इलाके में विध्वंस करने वाले ड्रोन्स में से 2 ने एक जूते की फैक्ट्री और एक वेयरहाउस पर बैक टू बैक हमले किए। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से तिलमिलाए रूस ने सिजरान, खेरसोन, कुपियांस्क और डोनबास समेत कई जगहों पर भीषण हमले किए। ये वीडियो सिजरान पर ड्रोन हमले के वक्त का है। पावर सब स्टेशन पर अटैक के बाद कई इलाके ब्लैकआउट हो चुके हैं। खेरसोन के कई इलाकों में बिजली गुल है। सूमी में भी रूस ने मिसाइल से प्रचंड प्रहार किया। यहां भी बिजली की समस्या है। कोस्त्यंटाइनिवका में रूसी बॉम्बर्स ने रिहायशी इलाकों में ग्लाइड बमों से जोरदार हमले किए। 10 से ज्यादा सरकारी और निजी घर इस हमले में तबाह हो गए। दोनों देशों के बीच ये सब तब हो रहा था जब फ्लोरिडा में युद्ध रोकने पर 3 घंटे लंबी बैठक चली। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि 20 बिंदुओं पर 90% तक सहमति बन गई, लेकिन सच ये है कि बम बारूद का बरसना नहीं था। जेलेंस्की फ्लोरिडा बैठक में यूरोपीय नेताओं की मौजूदगी चाहते थे, लेकिन ट्रंप युद्ध विराम के प्रयास में रूस को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने जेलेंस्की को चेतावनी दी कि अगर डील में देरी हुई तो यूक्रेन का बड़ा हिस्सा वो खो सकते हैं। ट्रंप भले ही लाख समझाएं, लेकिन जेलेंस्की डोनबास छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप के सामने ही उन्होंने कहा कि ये उनकी जमीन है। I mean, this we have to respect our law and our people. We respect the territory. चाहे रूस हो या यूक्रेन, दोनों के लिए डोनबास नाक का सवाल बना हुआ है। जेलेंस्की से जो भी चर्चा हुई उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की।
ट्रंप ने पुतिन से 1 घंटा 15 मिनट तक बातचीत की। पुतिन ने कहा कि डोनबास पर फैसला ही सीज फायर करा सकता है। ट्रंप ने इस बातचीत को सकारात्मक कहा है। आने वाले दिनों में पुतिन और जेलेंस्की की सीधी बात हो सकती है। ऐसा हुआ तो 5 साल बाद दोनों की पहली बार बात होगी। ट्रंप ने पहल खुद की। उन्हें उम्मीद थी कि पुतिन को इस प्रक्रिया में शामिल करने से रास्ता आसान होगा, लेकिन रास्ता तब तक आसान नहीं हो सकता है जब तक यूक्रेन डोनबास से अपनी सेना नहीं हटाता है। जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम में यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए, लेकिन रूस का कहना है कि जीती हुई जमीन को रूसी जमीन घोषित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब जल्दी से आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े अपडेट दे देते हैं। एक खबर राजनीतिक हंगामे से जुड़ी है तो दूसरी में पर्यावरण वाली चिंता है। सर्वोच्च अदालत में कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस और अरावली विवाद पर जमकर बहस हुई है। कुलदीप सेंगर मामले में अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। दोनों ही मामलों को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में विमर्श चढ़ा है। फिक्र में पहले पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर केस की फाइल खोलते हैं। कोर्ट ने इस मामले में न केवल कड़ा रुख दिखाया बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट पर चिंता जताई है। साथ ही कानून के मुताबिक लोक सेवक को परिभाषित करने पर भी बल दिया और कड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें सेंगर की दोष सिद्धि को सस्पेंड कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा कुलदीप सेंगर जेल से रिहा नहीं होगा। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(1) के तहत दोष सिद्धि का परीक्षण किया भी या नहीं। आपको बता दें कि धारा 376 रेप केस में सजा की बात करती है। कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि सेंगर को पॉस्को के अलावा आईपीसी 376(2)(1) के तहत दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र ही नहीं किया। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए बेंच ने कहा कि बेहतरीन जजों से भी गलतियां हो सकती हैं। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच में यह सुनवाई हुई। इस मामले में आगे अब सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को लेकर न्यायिक फैसलों और कानूनी परिभाषा के सवालों पर सुनवाई करेगा। यानी परिभाषा को और स्पष्ट किया जाएगा। पॉस्को यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत लोक सेवक की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, जिसके चलते एक कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जा सकता है, लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉस्को में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, ना कि किसी नए अपराध को बनाने से। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने, धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्नाव मामले में बेंच के सामने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। एसजी ने दलील में कहा कि सेंगर को धारा 375 में दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया। ऐसे में दोषी अगर प्रभावशाली स्थिति में हो तो सजा कम से कम 20 साल या फिर उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है कि अपराध के वक्त तब के विधायक पॉक्सको की धारा 5C के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। तुषार मेहता ने उस ऑर्डर का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है, जैसे विधायक या सांसद, उसे सरकारी कर्मचारी माना जाए। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सको एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है। इसे आईपीसी के तहत परिभाषित किया जाता है। संदर्भ के हिसाब से लोक सेवक का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पावरफुल स्थिति में हो। पॉक्सको का प्रावधान कहता है कि जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट या शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के कर्मचारियों जैसे खास व्यक्तियों द्वारा पेनिट्रेटिव यौन शोषण किया जाता है तो अपराध गंभीर हो जाता है, जिससे कड़ी सजा मिलती है। हालांकि लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि वो इस न्याय से बहुत खुश है। वो दोषी को फांसी लगवा कर ही रहेगी। मैं इस न्याय से बहुत खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। अभी मैं उनको फांसी तक लेके जाऊंगी जब भी हमें न्याय मिलेगा। देखिए, एक मरते हुए व्यक्ति को अगर एक ऑक्सीजन की थोड़ी सी
आर्टिफिशियली दे दी जाए, मैं उसको इस तरह मानता हूँ। क्योंकि कुछ लोग इसको विक्ट्री बताएंगे, तो मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची की विक्ट्री और इस बच्ची को न्याय तो कभी मिल ही नहीं सकता। हम बहुत बड़ी राहत मानते हैं। मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते ये होना था और आज हुआ है। हम इस चीज़ को लेकर बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के। माननीय सीबीआई के जो लर्नेड काउंसिल थे, आर्गुमेंट भी था कि कैसे पिता को ख़त्म कर दिया गया, अन्य मामले में अभी भी अंदर है। तो इस गंभीरता को और देश के संवेदना को देखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। इस गंभीरता केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि भाई अभी उसको बेल देना सही नहीं है। श्रद्धांजलि है, उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने के, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी था, समय पर हुआ और हम निश्चित रूप पर सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है, आज ये साबित हो गया। देर है अंधेर नहीं है। आज बहुत बड़ी राहत मिली है, न्याय मिला है पीड़िता को। उन्नाव रेप केस में 2019 में कुलदीप सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता सेंगर के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। देश के अफसरों को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा, मैं ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई है, डरी हुई है और धीरे धीरे अपना विश्वास खो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब कहीं और जाने की जगह नहीं बची है। 8 वर्षों से मैं और मेरा परिवार चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी बहन के इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनकी दूसरी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लिखा, लड़ेंगे हारेंगे नहीं। अब अरावली विवाद की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में भी बड़ी खबर आई है। अरावली की परिभाषा पर दिए गए अपने पिछले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। स्थगित का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया है। ध्यान से देखिएगा। और अब कोर्ट से जारी निर्देश भी लागू नहीं होंगे। डिटेलिंग देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की गई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की परिभाषा के मुताबिक अरावली रेंज में 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। इसी परिभाषा पर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी थी। साथ ही कई निर्देश भी जारी किए थे। उस वक्त सीजेआई जस्टिस BR गवई थे और उन्होंने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले यह फैसला दिया था। उनके इस आदेश पर देश भर में अरावली को बचाने की मांग उठने लगी। विवाद बढ़ने लगा तो जस्टिस गवई के बाद सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था 20 नवंबर के प्रीवियस ऑर्डर को लेकर के, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अबेयंस में डाल दिया है। मतलब एक टेम्पररी स्टे दिया है। जितना भी कंफ्यूजन है अरावली की परिभाषा और पुनः परिभाषा को लेकर के, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जो अभी जो परिभाषा है, जिसके तहत लगभग 90%, लगभग 11,000 पर्वत जो हिल्स हैं, वो इस क्वालिफिकेशन में नहीं आ पा रही है। तो ये बहुत ही एक वेलकम मूव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने, वो पीछे नहीं रहे। सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। अरावली जो है हरियाणा के एक किस्म से लंग हैं, फेफड़े हैं, और इसके खराब होने से बहुत नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बहुत कम केसों में खुद संज्ञान लेता सुप्रीम कोर्ट,
वो अलाउद्दीन को बचाएगा। अगली खबर को जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, क्योंकि हम आपको उन लोगों का दर्द दिखाते हैं जो एक ऑर्डर पर आपके घर तक 8 मिनट और 10 मिनट में सामान पहुंचाते हैं, लेकिन 10 मिनट वाली जिंदगी की इस रेस पर देश में बड़ा गदर छिड़ गया है। ये वो डिलीवरी बॉयज हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया, लेकिन आज इनकी खुद की जिंदगी में बहुत मुश्किल है। आप अक्सर ये कहते होंगे कि घर में दूध नहीं है, दही नहीं है, ऑनलाइन मंगवा लो, 10 मिनट ही तो लगेंगे। घर में राशन खत्म है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, 10 मिनट में हाजिर हो जाएगा। कुछ खाने या पीने का मन है, ऑनलाइन मंगाइए, 8 मिनट में तो मिल ही जाएगा। ऐसा ही एक मौका आ रहा है 31 दिसंबर को, यानी नए साल से ठीक एक दिन पहले, जब लोग पार्टियां करते हैं, सेलिब्रेशन के सामान मंगाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन हो सकता है 31 दिसंबर को आपके 10 मिनट में सामान पाने वाले अरमान पूरे ना हो। और इसकी वजह है गिग वर्कर्स का गुस्सा, जिसमें क्विक ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉयज भी शामिल हैं। ध्यान से देखिए क्या मजबूरी है उनकी। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी के बजाय किसी अनुबंध या फ्रीलांस के तहत काम करते हैं। इसी में वो लोग भी हैं जो क्विक ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी का काम भी करते हैं, लेकिन इन्होंने 31 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया है। खबरों के अनुसार, ध्यान से देखिएगा, खबरों के अनुसार इस हड़ताल में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म के डिलीवरी बॉयज भी शामिल हैं। इन गिग वर्कर्स में वेतन, सुरक्षा और काम के खराब हालात को लेकर नाराजगी है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस हड़ताल से ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि गिग वर्कर्स ने स्ट्राइक 25 दिसंबर को भी की थी और अब उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख चुनी है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर का पीक डे। त्योहारों और छुट्टियों का मौका जब कंपनियों की तिजोरी मुनाफे से भारी हो जाती है। सोचिए, आज गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज का 10 मिनट वाला यह दर्द समझना जरूरी है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। देखिए, डिलीवरी बॉयज ने 10 मिनट में डिलीवरी जैसे अल्ट्रा फास्ट मॉडल को बंद करने की मांग की। वर्कर्स का तर्क है कि ग्राहकों की चंद मिनटों की सुविधा के लिए उनकी जान दांव पर लगाई जा रही है। बिल्कुल सही बात। उनकी डिमांड है न्यूनतम मजदूरी के बराबर आय की गारंटी मिले। सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। दिन में 8 घंटे काम करने वाला सिस्टम हो, लेकिन ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम पेमेंट किया जाए। यूरोपियन और अमेरिका में यह होता है। मेहनत और घंटों के हिसाब से पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था की जाए, ना कि एल्गोरिदम की कृपा से। ट्रैकिंग ठीक होनी चाहिए। इसके अलावा दुर्घटना और बीमारी के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा मिले। ये बेसिक्स हैं। डिलीवरी बॉयज की एक डिमांड यह भी है कि कोहरे के समय रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद की जाए, क्योंकि इसमें उनकी जान को जोखिम होता है। साथ ही यह भी डिमांड है कि अभी कस्टमर की एक शिकायत या फीडबैक पर उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसा बिना सुनवाई के ना हो, मतलब उनका भी पक्ष सुना जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, मैं सड़कों पर जाता हूं, कई बार देखता हूं कि रात में डिलीवरी बॉयज के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें कोई लाइट का प्रावधान नहीं होता। अब ये उनको ध्यान देना चाहिए। उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। खैर, इन्हीं 7 डिमांड पर 31 दिसंबर को डिलीवरी बॉयज बड़ी हड़ताल करने वाले हैं। ये गिग वर्कर्स जो कि आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं, लेकिन इनका कहना है इस सब के बावजूद ना तो इनको सही माहौल मिल रहा है, ना सही मेहनताना मिल रहा है। इसको लेकर के स्ट्राइक की जाएगी, वो भी कब? 1 जनवरी की पूर्व संध्या यानी कि 31 दिसंबर को। क्या इनकी समस्या है, बात करने के लिए गुड़गांव में इस वक्त पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र भाई, क्या दिक्कतें आ रही है? सर वही इससे हम लोगों को पैसा कम मिल रहा है, और ऐसे सर जो डिलीवरी 10 मिनट है उसको बढ़ाया जाए भाई। तो हम लोग ये जाम मिल जाता है, कस्टमर फोन करता है कहाँ ऑर्डर कहाँ है, जल्दी आओ भाई। अब एक्सीडेंट भी हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी मैंने इतना 6 घंटे में 8 ऑर्डर मारे हैं। पहले 6 घंटे में मैं कम से कम 15 से 20 ऑर्डर मारता था। आधा हो गया? आधा हो गया।
ये क्या जानबूझ के हो रहा है? अब उन्होंने ऑर्डर बंद कर रखा है, इसलिए ऑर्डर आ नहीं रहे। 271 रुपया में 9 ऑर्डर लगा रहे हैं हम 8.5 घंटे में। कैसे घर चला रहे हो? अब कुछ टाइम इतना दे रहे हैं, 17 18 घंटे टाइम दे रहे हैं, तब जाकर 1000-1200 रुपये काम हो रहा है। अपनी मांगों को लेकर गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जिनमें जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो और तमाम जो ड्राइवर्स भी हैं जो कि कैब चलाते हैं वो लोग मांग कर रहे हैं और उनकी अपनी मांगों को लेकर ये 31 दिसंबर को अब स्ट्राइक पर। हम लोग 15 घंटा करने के बाद तब जाके सर 400-500 रुपये हम लोगों का सर बचत और 300 रुपये पेट्रोल का लग रहा है सर। तो हम लोग इसमें बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अपने घर को देंगे क्या, अपने ऊपर खर्च करेंगे सर, क्या करेंगे ये बताइए। पे आउट सुधारने की मांग है। पहले जो ऑर्डर 40 रुपये 35 रुपये के आते थे वो आज ऑर्डर 15 रुपये के हो गए हैं। टाइम देने के बाद भी हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है टीम उसमें कंपनी में। 31 तारीख को गिग वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला उबर हो, जितने भी गिग वर्कर हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो डिमांड है वो जब तक पूरा ना हो, जब तक वो नहीं चाहते काम करना। इस चीज़ से हड़ताल है क्योंकि अभी लंबा बहुत फेंक रहा है और अपने को पैसा पहले जहाँ पे 60-70 रुपये देता था वहाँ पे अभी 30 रुपये 35 रुपये दे रहा है, मतलब आधा कम कर दिया है। तो फिर कैसा राइडर को कैसे परवड़ेगा। हम लोग अपना जान पे खेल के डिलीवरी पहुँचाने जाते हैं। हम लोग को कुछ बहुत कम पैसा मिल रहा है। पहले तो अच्छा कमाई होता था, अभी तो बहुत कम मिल रहा है। बंदे बढ़ते जा रहे हैं लोग और कुछ ऑर्डर नहीं गिर रहा है। ऑर्डर नहीं है, कुछ भी फेस्टिवल रहता है बंदे भर देते हैं लोग, तो कुछ भी राइडर की कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। वैसे आज हमने आपके लिए डिलीवरी बॉयज़ के 10 मिनट के शोषण वाला चार्ट भी तैयार किया है जो उन्हीं से बातचीत पर आधारित है। इसमें उनका दर्द है और कोई ई कॉमर्स कंपनियों की चांदी है। डिलीवरी बॉयज़ के अनुसार वो दिन में 15-15 घंटे काम करते हैं, लेकिन मोटा मुनाफा कंपनियों को होता है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जोखिम वो उठाते हैं, लेकिन असली फायदा कंपनियों को होता है। कई बार उन्हें कस्टमर्स की डांट सुननी पड़ती है, लेकिन कस्टमर की एक शिकायत पर एक्शन उल्टा डिलीवरी बॉयज़ पर होता है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने वालों का दर्द है कि डिलीवरी के चक्कर में जान की बाजी वो लगाते हैं, लेकिन कंपनियों का फोकस खून पीने वाली मुनाफा नीति पर टिका रहता है। इसके चक्कर में कई बार वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने भी डिलीवरी बॉयज़ का दर्द जाना था। हम आपको उसकी भी एक फ्लैशबैक रील दिखाते हैं। आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस। अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। जोमेटो पैसे दे या न दे, जो मैं अपनी जो मेरी फीस होती है तो मैं यहीं से अपनी रिकवरी कर लेता हूँ फीस। क्या रहा है, रेस्टोरेंट वाले से बहस हो जाती है कि रेस्टोरेंट वाला डिले करता है। क्या एक डिलीवरी बॉय खुशी से जिंदगी जी पा रहा है? सर ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं कम से कम सैकड़ों बाइक खड़ी है यहाँ से वहाँ तक, पूरी सारे लड़के परेशान हैं। जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपए में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है। 12 किलोमीटर में 24 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपए ऑर्डर के मिलते हैं। मेरे को फैमिली को भी थोड़ा सा देना होता है, फिर अपना भी बजट के अकॉर्डिंग पॉकेट मनी रखनी पड़ती है और सिर्फ भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सिर्फ 2000 रुपये के आसपास ही बच पाता है। लगभग 18 घंटे से 16 घंटे लगभग काम करता हूँ, 16 से 18 घंटे। मतलब सुबह 6 बजे आऊँ तो समझ लो रात को 12 बजे लगभग जाऊँगा। सर अब वो सर हम लोगों की मजबूरी है सर, करना पड़ता है सर, पेट पालने के लिए तो कुछ भी करेगा इंसान। और अब फिक्र का लेंस, कोई व्यापार मुनाफा कमाने के लिए ही शुरू किया जाता है, इसीलिए बिजनेस से पैसे कमाने पर ऐतराज नहीं है, लेकिन उस बिजनेस का मॉडल किसी के साथ हुए अन्याय की नींव और उसकी मजबूरियां का फायदा उठाने की नीयत पर नहीं खड़ा होना चाहिए। उसमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए और कोई नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी का खून चूसती हो। और अब एक अपडेट मनरेगा की जगह सरकार की नई रोजगार नीति जी राम जी को लेकर भी है। गांव में रोजगार से जुड़े इस कानून को लेकर आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़ी संसद की स्थायी समिति में चर्चा हुई। बैठक में मनरेगा की कमियों के साथ देश भर में नया कानून कैसे लागू किया जाएगा, इस पर भी मंथन हुआ है और कुछ चिंताएं जताई गई हैं। सूत्रों के मुताबिक समिति के अधिकतर सदस्य इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगले 6 महीनों में परिवर्तन कैसे होगा। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी थी कि इस अवधि के दौरान लाभार्थियों को भुगतान कैसे किया जाएगा और नए कानून के तहत रोजगार के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था कैसे की जाएगी। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान किसी भी सदस्य ने जी राम जी अधिनियम का विरोध नहीं किया, लेकिन यह चिंता जरूर जताई गई कि पुराने कानून यानी मनरेगा के तहत कार्य का पंजीकरण कई राज्यों में केवल 50% के आसपास था। सदस्यों ने यह भी कहा है कि जी राम जी
एक्ट को लागू करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, क्योंकि नियम बनने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। 2005 में मनरेगा कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में लाया गया था। अब उसकी जगह जीराम जी आया है। नए अधिनियम में ग्रामीण श्रमिकों के लिए 125 दिनों के रोजगार का प्रावधान है। संसदीय समिति की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने मनरेगा पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर मनरेगा 741 जिलों में लागू किया गया है। सूत्रों ने कहा है कि वर्तमान में 26 करोड़ लाभार्थियों वाले 15 करोड़ से अधिक परिवार मनरेगा योजना के तहत कवर किए गए। अब चलते बांग्लादेश। तनाव और हिंसा वाले बांग्लादेश में एक नई बहस छिड़ गई है। वैसे हमें पता था ये होने वाला है, इसके इंडिकेशंस पहले से मिल रहे थे। वहां कट्टरता का नया जुनून चल रहा है। फरवरी में चुनाव होने वाले, इसलिए कट्टरता एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। वहां के नेता अब इसे अपने समीकरण के हिसाब से बना रहे हैं। अब वहां कुरान और सुन्नत वाले कानून की डिमांड हो रही है, वो भी तब जब खालिदा जिया के बेटे सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का वादा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखें। कट्टरता और हिंसा का दूसरा नाम बांग्लादेश, वो देश जहां हिंदुओं पर हमले सबने देखे। शेख हसीना समर्थकों के साथ हिंसा देखी, संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जा रही। बांग्लादेश में कट्टरता का म्यूजिक, पत्थर वाला नफरती राग और कट्टरपंथियों की हिंसा चल रही। अब उसी बांग्लादेश में एक नई डिमांड आई। कट्टरपंथियों की जो डिमांड थी वो तो थी, अब राजनीतिक दल भी उसी राह को फॉलो कर रहे हैं। वो धर्म आधारित कानून चाहते हैं। बांग्लादेश पे खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि पार्टी कुरान और सुन्नत पर आधारित कानून चाहती। बांग्लादेश के मीडिया में भी ये खबर प्रमुखता से चल रही है। हालांकि बीएनपी नेता के कुरान और सुन्नत वाले कानूनी सपने की बांग्लादेश की लेखिका तस्लीम नसरीन ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीएनपी जमात इस्लामी से भी बड़ी जमात बनना चाहती है। बीएनपी मुस्लिम टोपी पहनकर कट्टरता फैला रही है। कुरान और हदीस पर आधारित कानून गलत है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और गैर मुसलमानों को होगा। ऐसे कानूनों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और प्रगतिशील विचारकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। आज की तारीख में बीएनपी के सबसे बड़े नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में 17 साल बाद वापसी के साथ ही लोकतांत्रिक बातें की थी। बुद्ध, ईसाई, हिंदू वाले नए बांग्लादेश बनाने का वादा किया। तारिक रहमान चाहे जो कहे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता वही कर रहे हैं जो उनकी मां खालिदा जिया ने आज से 20 साल पहले किया था। खालिदा जिया अपने दूसरे कार्यकाल में कट्टरपंथी इस्लामी पार्टियों, खासकर जमात इस्लामी और इस्लामी ओइकिया जोत और पूर्व राजनीतिक दुश्मन इरशाद की जातिया पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस अलायंस के चलते तब वो संसद में 2/3 बहुमत हासिल कर पाई थी। आज एक बार फिर वैसी ही कट्टरपंथी आवाज चुनाव से पहले गूंजने लगी। तो क्या चुनाव के बाद भी बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर आगे बढ़ चला है? चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि शेख हसीना की गैर मौजूदगी में बीएनपी को जीत मिलने की संभावना जताई जा रही है। आप सभी जानते हैं कि बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है। कश्मीर में चलिया कलान शुरू हो चुका है और हम इसीलिए अब बात कर रहे हैं इसी ठंड के बारे में और कोहरे की भी। आपको बड़ा अपडेट ये दे देते हैं, इस समय जब मैं नोएडा के स्टूडियो में आपसे मुखातिब हूँ तो बाहर दिल्ली एनसीआर में भयानक कोहरा है। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों को कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और गंभीर वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। आज सुबह भी 8 बजे अंधेरा छाया था। पूरी रात विजिबिलिटी लगभग 0 थी। दिल्ली में कोहरे पर अलर्ट वाली फिक्र की ये वीडियो फाइल देखिए। बाहर की तरफ से आने वाली जो ट्रेन है उसका असर भी, कोहरे का असर उस पर भी पड़ रहा है और यही वजह है कि ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं। कई ट्रेनों को डिले किया जा रहा है, कई ट्रेनें जो है वो निरस्त की जा रही है। इधर आके हमने अमृतसर जाना है, यहाँ से जब हमें ट्रेन का पता नहीं चल रहा। जब 6 बजे हमने जाना था तो काफ़ी लेट, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमको अमृतसर जाना है और धुंध की वजह से बहुत ट्रेनें सब लेट हो रही हैं और हम तकरीबन 6 घंटा से यहाँ ही बैठे हुए हैं। सुबह के आसपास दिल्ली डिवीज़न की 50 से अधिक ट्रेन अपने निर्धारित समय से लेट चल रही थी, देरी से चल रही थी। हमारा ये मानना है कि अगर फॉग पड़ रहा है और ट्रेन परिचालन दुष्कर है
कठिन है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पैसेंजर्स कुछ लेट ही सही, कुछ देर से ही सही, लेकिन सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन को पहुँचें, इसको ध्यान में रख के हम अपना ट्रेन का परिचालन करते हैं और कोशिश करते हैं कि संरक्षा के साथ, सेफ्टी के साथ लोगों को पहुंचा सकें। दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है, विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चली है। आप देख सकते हैं इस वक्त अक्षरधाम इलाके दिल्ली में जो घना कोहरा है वो इस वक्त छाया हुआ है। गाड़ियां अपनी 8 बजे सुबह हेडलाइट जला करके चल रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार बेहद कम हो चुकी है। सामने यहां पर अक्षरधाम मंदिर है जो महज लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। घने कोहरे की चादर में वो खो चुका है। और अब जरा टॉप 9 खबरें देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय की डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में करीब 80,000 करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदने और अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई है। इस पैसे से तीनों सेनाओं के लिए आधुनिक और नए हथियार खरीदे जाएंगे। इसमें पुराने हथियारों का अपग्रेडेशन और स्वदेशी हथियारों को नए सिरे से डेवलप करना शामिल है। डीआरडीओ ने आज पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला परीक्षण चांदीपुर स्थित ITR में सफलतापूर्वक किया है। यह भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसके एक लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। ये दुश्मन के फाइटर जेट, कमांड सेंटर और बंकर पर प्रिसिशन स्ट्राइक कर सकता है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और दूसरे स्टेक होल्डर्स को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की नींव रखी। ये देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर परिसर होगा जो 15 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। इस मौके पर ममता ने कहा, कई लोग कहते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं सेक्युलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। असम के नौगांव में आज गृह मंत्री अमित शाह ने बटाद्रावा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि हेमंता बिस्वा सर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1 लाख जमीन बीघा मुक्त करवा ली है। इसी तरह से पूरे देश से हम घुसपैठियों को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते किए हैं जिनमें 92% शर्तें पूरी की जा चुकी हैं। भगोड़े ललित मोदी ने विजय माल्या के साथ अपना वीडियो शेयर करने पर भारत सरकार से माफी मांगी है। ललित मोदी ने लिखा है कि बयान का आशय वैसा नहीं था जैसा उसे समझा गया। किसी भी गलतफहमी के लिए फिर से माफी मांगता हूं। ललित मोदी ने 22 दिसंबर को वीडियो अपलोड किया था। इसमें वो भगोड़े विजय माल्या के साथ नजर आया था। वीडियो में ललित मोदी ने खुद को और माल्या को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े कहा था। मुंबई के नगर निगम बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नाम है। पार्टी ने किरीट सोमैया के बेटे नील सोमैया को भी टिकट दिया है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी पारंपरिक जहाज INSV कौंड्या आज अपनी पहली विदेशी समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। ये जहाज गुजरात के पोरबंदर से ओमान की राजधानी मस्कट के लिए रवाना हुआ है। इस कार्यक्रम में भारत में ओमान के राजदूत भी मौजूद रहे। इस जहाज को सदियों पुरानी शिप तकनीक से बनाया गया है जिसमें प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। और विश्व रैपिड चेस चैंपियनशिप में भारत की ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी और अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। अर्जुन एरिगेसी ने ओपन कैटेगरी में 9.5 अंकों के साथ अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वो महान ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के बाद पोडियम पर जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। पीएम मोदी ने दोनों को बधाई दी है। पाकिस्तान में कराची की एक अदालत में मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ मारपीट की गई। वो कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में दर्ज एक मामले में जमानत के लिए पहुंचे थे। तभी कुछ वकीलों ने उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी शर्ट भी फाड़ दी। रजब भट्ट के 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें कई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।